हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स सी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स हम कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। चलिए, हमने पढ़ा था कि ईएमएफ होता क्या है। ईएमएफ इज़ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप किया उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ईएमएफ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे? ईएमएफ को डिनोट करते हैं हम ई नोट सेल। नोट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड, ई मीन्स ईएमएफ, सेल मीन्स स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए क्या होगा। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो हम वहाँ लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। राइट, हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड एनोड, और इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के डिफरेंस के इक्वल होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखिए, अगर मैं एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं, देन वी ऑल नो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। सो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आप ये लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं? ई नोट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे ई नोट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो इसको मैंने लिखा ई नोट एनोड। हियर ई नोट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, ई नोट सेल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। इट मीन्स अगर हमें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये ई नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिनोट कर रहा है। सो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसी एप्लीकेशन पे किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखनी है आपने। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दी हुई है, Zn+2Ag पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड 2Ag गिवन दैट ई नोट। अब देखिए ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई नोट, नोट मीन्स स्टैंडर्ड, ई मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव, तो इसका मीनिंग यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू, ये जो 0.76 वोल्ट दिया हुआ है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिए Ag पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Ag, तो ये जो वैल्यू गिवन है दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि Ag यहाँ पे +1 में है और यहाँ Ag 0 में, तो इसका रिडक्शन हुआ है। सो दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। मीन्स सिल्वर का आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और जिंक का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। बट हमें ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए कैथोड और एनोड दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम ये तो फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। तो उसके लिए हम ये सेल रिएक्शन देखते हैं। देखिए, आपको जो सेल रिएक्शन दी हुई है ये क्या है? Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। किस में कन्वर्ट होगा ये? Zn2 पॉजिटिव में।
तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इट मीन्स जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है। तो ये हमने लिख दिया कि ये ऑक्सीडेशन और ये बना एनोड। अब देखिए यहाँ पे Ag है वो +1 से और 0 में कन्वर्ट हुआ है, इट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वो बनता है कैथोड। सो हमें पता चल गया कि एनोड तो जिंक बना है और कैथोड यहाँ पे सिल्वर बना है। उसके बाद देखिए हमें पता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो हमें एनोड और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं। बट देखिए जिंक क्योंकि एनोड बना है बट हमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड वी नो द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दें। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ Zn कन्वर्ट इंटू Zn पॉजिटिव, तो ये वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, मैंने इसको अपोजिट लिख दिया है, Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट इंटू Zn, सो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए मैंने सिर्फ साइन का चेंज किया है, राइट। तो यहाँ साइन चेंज करने से हमारे पास ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया है, और ये हमारे पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन था। सो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम ये आंसर निकाल लेंगे। देखिए एनोड कैथोड है, कैथोड आपके पास ये था, तो मैंने पुट किया 0.80 माइनस, और ये माइनस का 0.76 सोल्व किया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.56 वोल्ट। इट मीन्स हमारे पास जो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ 1.56 वोल्ट है। ठीक है, अगर मैं इस सेल रिएक्शन से और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हमें किसको लिखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट में किसको लिखना है, जिसका रिडक्शन हुआ है। तो देखिए आप लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, जिंक कन्वर्ट इंटू Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन हुआ था। रिडक्शन किसका हुआ है, Ag पॉजिटिव कन्वर्ट इंटू Ag। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव की कोई कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड केस गिवन है, तो स्टैंडर्ड केस में कंसंट्रेशन ऑलवेज 1 मोलर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन और ये है ई नोट सेल। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप 1 सेकंड में ही ई नोट सेल निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा। मीन्स अगर एमसीक्यू फॉर्म में कभी क्वेश्चन आता है और ई नोट सेल आपको निकालना है, तो आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है एनोड कौन बना, कैथोड कौन बना। ठीक है, या आप एनोड कैथोड फाइंड आउट मत भी करो, आप क्या करना है, आपको जो ये पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन होती है, आप इन पोटेंशियल्स को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना। या तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन होगा या आप उसको कन्वर्ट कर लेना, और उनमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑलवेज कैथोड बनाएगा। सो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, ध्यान दें मैं रिपीट कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 1 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको जो भी रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स गिवन है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद ऑलवेज ग्रेटर में से लेसर वाले को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑलवेज रिड्यूस होगा, मीन्स वो ऑलवेज क्या बनाएगा, कैथोड बनाएगा। तो तुम्हें जो भी वैल्यूज गिवन हैं उन वैल्यूज में से ऑलवेज जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से लेसर वैल्यू को माइनस करना है, ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो वो तो हुआ अगर आपसे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस केस में आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं और आगे जो इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एप्लीकेशंस गिवन हैं उनको स्टडी करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखिए ये 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है वहाँ हम पढ़ते हैं अबाउट द स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप से होती हैं या फिर थोड़े इनिशिएशन के बाद हो जाती हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होती हैं जो होती ही नहीं है, राइट। सो टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी
या नहीं होगी, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और कैसे स्टडी करेंगे कि हमें जो रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है उससे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसका ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ जाता है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे ईएमएफ, ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में फाइंड आउट कर लिया है। सो इफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और ई नोट सेल अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मीन्स स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हमें ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे ही हम क्वेश्चन स्टडी करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए सबसे पहले बोलता है कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड ऑफ निकल मेटल। कहता है एक मेटल है और वेसल है और वो निकल का बना हुआ है, तो क्या हम उस निकल के बने हुए वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट को डाल के और स्टोर करके रख दें। देखिए हम स्टोर तो तभी कर सकते हैं जब निकल मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन ना करे, क्योंकि अगर उनके बीच में रिएक्शन हो जाती है तो हम रखेंगे कॉपर सल्फेट और हमें मिलेगा क्या, हमें तो निकल सल्फेट मिलेगा, और हमारा जो निकल का वेसल है वो भी जितना उसकी मोटाई होगी वो भी कम हो जाएगी। तो देखिए हम इसको स्टोर केवल तभी रख सकते हैं जब निकल और कॉपर सल्फेट के बीच में जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या हो, वो रिएक्शन हो ही ना, मतलब वो रिएक्शन क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी उसके ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए गिवन है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ निकल। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है बिकॉज Ni कन्वर्ट इनटू Ni2 पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। और क्या गिवन है, कॉपर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। कोई बात नहीं, देखिए इसी क्वेश्चन को एक अलग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। वो कहता है कैन ए निकल स्पैचुला बी यूज्ड टू स्टर ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कहता है हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो हम निकल का बना हुआ स्पैचुला लेके क्या उसको स्टरिंग कर सकते हैं, और ये गिवन है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई निकल और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हम मान लेते हैं कि ये रिएक्शन अगर होगी तो ऐसी ही होगी कि निकल वेसल बना था प्लस कॉपर सल्फेट, और ये रिएक्शन अगर हुई तो ये बन जाएगा NiSO4 प्लस में Cu। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन हुआ है सो निकल बनाएगा एनोड, और कॉपर का रिडक्शन हुआ है इट मीन्स कॉपर क्या बनाएगा, कैथोड। तो हमें कॉपर और निकल दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल्स पता होने चाहिए, बट हमें गिवन क्या है, हमें तो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स गिवन है। कोई बात नहीं, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हम रिडक्शन निकाल सकते हैं, बिकॉज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, हमने उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है ना, ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, रिडक्शन हमने निकाला, साइन चेंज हो गया। सिमिलरली कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था और रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाल लिया। क्योंकि कॉपर कैथोड बना हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैथोड, निकल क्या बना हुआ था, एनोड, तो हमने लिख दिया एनोड। अब देखिए या तो हम ये फॉर्मूला यूज करके कि ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड ऐसे भी निकाल सकते हैं, या मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है कि रिडक्शन पोटेंशियल में जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से ऑलवेज लेसर वैल्यू सबट्रैक्ट होगी। अब देखिए एक वैल्यू है आपके पास -0.25 और दूसरी वैल्यू क्या है 0.34, कौन सी है ग्रेटर, ये है ग्रेटर, इट मीन्स इसमें से इसको माइनस करना है। और फॉर्मूले से भी यही है कि कैथोड हमारा ये है तो 0.34 माइनस सबट्रैक्ट करना है, किसको सबट्रैक्ट करना है, -0.25 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0.59 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ईएमएफ ऑफ द सेल, ये क्या है पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है कि जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को निकल के बने हुए वेसल में डालेंगे या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल के स्पैचुला से स्टरिंग करेंगे तो उनके बीच में तो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर उनके बीच में रिएक्शन हुई तो क्या हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्या हम स्टरिंग कर सकते हैं, नो। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन निकल वेसल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। अब चलिए थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती हैं,
टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ये एप्लीकेशन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कहती है कि अगर हमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस दिए हुए हैं और हमें ये पता करना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा या उनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो हम इसको यूज़ करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज़ द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, और अगर कोई सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है तो किसी दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। मीन्स वो क्या होगा? स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करना है कि बेस्ट कौन सा होगा, तो उसके लिए बस हमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वही स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका अपोजिट भी उतना ही ट्रू है। मीन्स अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने का मीनिंग क्या हुआ? कि वो ऑक्सीडाइज होगा वो सब्सटेंस, और ऑक्सीडाइज होगा मीन्स वो एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब एक बार आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है। ये डेटा देखिए क्या कहता है। फर्स्ट है आपको Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cr3 पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना +6 आएगा, तो क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हुआ। तो ये जो वैल्यू गिवन है दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन का भी रिडक्शन हुआ है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मैग्नीज का भी, सबका ही यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। आपसे वो पूछ क्या रहा है? फाइंड आउट द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप खुद बताइए यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसके लिए है? ये है, देखिए ये वैल्यू माइनस की दे रखी है। ठीक है, इट मीन्स इनमें से स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट ये होगा। लेकिन अब आपको आंसर पहचाना, देखिए इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। वो कहेगा कि यहाँ पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्रोमियम या Cr+3। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो क्रोमियम होगा ना Cr, ये एक स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ना कि Cr+3, यहाँ पे क्रोमियम होगा। राइट, ये थी थर्ड एप्लीकेशन। अब चलते हैं हम फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ। टू कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल। मेटल, अगर आपको 2-3 मेटल्स गिवन हैं, उनमें से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी? देखिए मेटल्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। सो जिस मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। राइट, और देखिए अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं इट मीन्स मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। राइट, और ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, या हम क्या कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। सो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी। जैसे इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका था? क्रोमियम का, तो उनमें क्रोमियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब हम फिफ्थ एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए फिफ्थ एप्लीकेशन क्या कहती है? टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। देखिए मेटल अगर कोई भी है, मान लो हम जिंक ही कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो हमने क्या पढ़ा है कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। राइट, क्या हर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है? सो द आंसर इज नो। केवल वही मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, केवल वही मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, केवल वही यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और तभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर यहाँ पे मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो वो मेटल यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मीन्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखिए हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेते हैं?
0 0। हमने अभी थोड़ी देर पहले फोर्थ एप्लीकेशन में पढ़ा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव वो होंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, मतलब 0 से कम होगा। अब 0 से कम रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ? नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन्स दोज मेटल्स विच पोजेस नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स, या मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, राइट। सो द मेटल्स हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और अगर कोई ऐसी मेटल गिवन है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट। इसको आप इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी मेटल गिवन है, एसिड हमने लिया, अगर उनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल है तो इस टाइप की रिएक्शन होगी, और वहाँ पे मेटल का क्या होगा? वहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है, इट मीन्स वो मेटल क्या होगा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन का कितना है? 0, तो लेस देन 0 क्या होगा? नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल या तो नेगेटिव है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो केवल वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे ऑन रिएक्शन विद एसिड, राइट। तो ये वैल्यू, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि मेटल्स हैविंग नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। देखिए ये टोटल 5 एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, और इन एप्लीकेशंस पे 1 मार्क के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के, वो स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेंगे, या स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेंगे, या 2-3 मेटल्स दे के उनमें से उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि मेटल हाइड्रोजन से एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, या फिर सेल का ईएमएफ क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है।